मिल प्राइवेट था तो सब नया नया एनटीसी में आया था, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन में। सब तालीम थे। बैरिस्टर खोबरागड़े जी के साथ में उन्होंने पढ़े हैं। बैरिस्टर कुम्हारे साहब के भी अच्छे खास मित्र थे। उनको मैं 12 साल की उम्र में उनके सानिध्य में आया हूँ मैं। बैरिस्टर साहब, खोबरागड़े साहब, कुम्हारे साहब और ऋषि साहब से मेरी पहली मुलाकात गोंदिया में हुई थी। एक बार मैं बहुत हिम्मत करके गया और जय भीम लेके बैठा, तो वैसे भी तेज तर्रार व्यक्ति थे। ऋषि साहब के सामने भी नया आदमी उनके सामने अचानक बैठ जाना कोई मामूली बात नहीं थी। आज का समाज नेतृत्व खोज रहा है, नेतृत्व की कमी हो गई है, नेतृत्व करने वाले हजारों लोग पैदा हुए। जिस जहाँ देखो वहाँ नेतृत्व स्वीकार कर नहीं रहे समाज। कुछ लोग बोलते हैं कि विनोद खांडेकर जी को भंते जी ने जापान ले गए और वहाँ उनके पैसे की आय देखे और विनोद खांडेकर जी को लगा कि हम इनके पास नेतृत्व में क्यों करेंगे। वो भंते हैं, मैं तो विधायक हूँ। हमारे यहाँ एक क्या कहा जाए यार आपके ट्यूब में बहुत भिक्षु बोलूं कि एक नेता बोलूं मैं तो उनको एक नेताजी के इसमें नमस्कार, मैं सुशांत कुमार और अब आप दक्षिण कौशल देखना शुरू कर चुके हैं। दक्षिण कौशल के जो इस एपिसोड में हम बेलाग लपेट में इस बार शख्सियत के साथ रूबरू हो रहे हैं। वो शख्सियत है मानिक जायसवाल जी और काफ़ी लंबे समय से आप राजनांदगांव में निवास करते हैं और किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। बौद्ध कल्याण समिति जो यहाँ की जो बड़ी बौद्धों की जो समिति है उनके संस्थापक सदस्यों में उनकी गिनती होती है और अभी संरक्षक भी है और लगभग राजनांदगांव के जो बौद्ध समाज और भी राजनीतियों के जो नफ्स हैं उनको बहुत ही करीब से समझते हैं। तो पहला सवाल ये होगा कि आप राजनांदगांव में कैसे आए और राजनांदगांव के इतिहास के बारे में क्या क्या जानते हैं, जरा से संक्षिप्त में बताएं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप शहर से इतने दूर मेरे घर तक आप पहुँचे और मेरे को इसके लायक आपने समझा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं राजनांदगांव में 1973 के अप्रैल या मई माह में आया। जब राजनांदगांव में पहुंचा तो उस समय हमारी नई नई शादी हुई थी 13 अप्रैल 73 को। अच्छा। और उसके बाद मैं जब यहाँ आया तो यहीं का रह गया। उस समय बीएनसी मिल प्राइवेट था तो उस समय नया नया एनटीसी में आया था, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन में। तो उस समय हम यहाँ कपड़ा मिल में लग गए थे नौकरी, तो तब से हम यहीं के बन के रह गए। रहा सवाल हमारा समाज से जुड़ना और सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के साथ काम करना। आप लोग हमारे सीनियर साथी खोबरागड़ी जी के इनके सानिध्य में और हमारे बहुत अनेक सीनियर हमारे साथी थे, उनके सहयोग से उनके सानिध्य में हमको समाज में जुड़ने का एक अच्छा सुनहरा मौका और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारतवर्ष की जानी मानी हस्ती यहाँ रहती थी। एडवोकेट हरिश्चंद्र ऋषि जी उस समय एक उनकी कृति बोलती थी, एक प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते थे जो बाबा साहब के भी समकालीन थे। बैरिस्टर खोबरागड़े जी के साथ में उन्होंने पढ़े हैं। बैरिस्टर कुम्हारे साहब के भी अच्छे खास मित्र थे। उनको मैं 12 साल की उम्र में उनके सानिध्य में आया हूँ मैं। बैरिस्टर साहब, खोबरागड़े साहब, कुम्हारे साहब और ऋषि साहब से मेरी पहली मुलाकात गोंदिया में हुई थी। गोंदिया में जब मैं पढ़ता था तो जयस्तंभ चौक में इनकी सभा थी आरपीआई की। उस समय महाराष्ट्र के लोग बड़े दूर दूर से आए थे भाषण सुनने की। बोले बड़े बड़े हमारे समाज के नेता आ रहे हैं, उनमें राजनांदगांव की एक वकील है, दूर दराज से लोग उनका भाषण सुनने आते थे। उनका पहली बार वहाँ पर भाषण सुना तो मैं बहुत प्रभावित हुआ और मेरा सौभाग्य ये रहा कि जब मैं राजनांदगांव में रहने आया
तो ये जिस मोहल्ले में निवास करते थे उसी मोहल्ले में मैंने किराए का मकान लेके रखा। जी तो रात दिन हमारा वहाँ से गुजरना होता था, लेकिन ये उस समय एक एडवोकेट यानी मायने रखता था, एक हाँ, समाज का डॉक्टर और एडवोकेट, वो भी राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठा उनकी थी समाज में। हाँ, और बाबा साहब के समकालीन नेता तो उनके सामने जाने के लिए ही चलते थे। जी ये एक बार मैं बहुत हिम्मत करके गया और जय भीम लेके बैठा, तो वैसे भी तेज तर्रार व्यक्ति थे ऋषि साहब के सामने, कोई नया आदमी उनके सामने अचानक बैठ जाना कोई मामूली बात नहीं थी। बैठा ला तो मैं उनसे यही बोला कि वकील साहब आप गोंदिया आए थे, मैं आपका स्पीच वहाँ देखा था, आप ही है क्या? बैठो 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 बोलते। उन्होंने बैठ में अपना परिचय दिया, सर मैं यहीं रहता हूँ फलान जगह। तो बिल्कुल मेरे को बिल्कुल आया करो यहाँ, बैठा करो, जब भी खाली रहते हो हमसे मिला करो। और हम उनके करीब बढ़ते गए, दूर दूर तक मीटिंग होती थी, सामाजिक मीटिंग होती थी उस समय, हर मोहल्ले में बैठकें हुआ करती थी। तो मेरा काम ये था, हम युवा थे, मेरा काम था उनको साइकिल में बैठा कर मीटिंग में ले जाना। हर बार हम मीटिंग में ले जाते थे। दुष्यंत राम मेश्राम जी थे उस समय के कार्यकर्ता। ये कभी कभी तो हम आगे पीछे बैठा के टेबल साइकिल ले जाके स्टेशन वाला, बरकापारा, बसंतपुर, शांति नगर, ये सब हम मीटिंग में जाते थे। युवा थे, जिज्ञासा थी हमको सीखने की उनसे। हम धीरे धीरे उनके सानिध्य में आते गए, बढ़ते गए, समय गुजरता गया। अंतिम समय तक उन्होंने फिर हमको धीरे धीरे करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में मिला दिए थे उस समय। और मैं रिपब्लिकन पार्टी में भी 10-12 साल जिला अध्यक्ष के पद पे भी रहा हूँ। विभिन्न क्या राजनांदगांव में भी आपने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का गठन वगैरह कुछ ऐसा किया? नहीं, राजनांदगांव में हमने रिपब्लिकन पार्टी का गठन हमने नहीं किया। वो तो ऑल इंडिया स्तर की उस समय पार्टी थी, और उस समय वो तो राष्ट्रीय पार्टी होते होते बच गई। तो बहुत सारे उस समय लखनऊ और यूपी तरफ बहुत विधायक भी हमारे रहते थे, सांसद थे। हमारे मध्य प्रदेश से भी हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सांसद थे कचोर लाल जी जैन। अलायंस के समय भी हमारे आरपीआई के श्रम मंत्री भी रहे कमल सिंह नकपुरी जी मध्य प्रदेश में। तो उस समय हमारा एक अलग कार्यकर्ता थे हमारे, और इतने विभिन्न रूपों में बटे हुए हम लोग। बुजुर्ग लोग जो दिशा निर्देश देते थे और युवा उसको अच्छे ढंग से फॉलो करते थे। लेकिन कुछ अंतराल में धीरे धीरे समय आता गया, लोग अपने अपने स्वार्थ सिद्धि के कारण वो ठीक नहीं है हम अच्छे हैं, वो ठीक नहीं है हम अच्छे हैं, बोलते 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 लोगों ने आपस में बट गए, बांट दिए। और आज हम हमारा समाज कहीं का नहीं रहा, ये भी बोलेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिसके बारे में भी बोलो तो सिर्फ आलोचना, वो क्या बताएगा, वो क्या बताएगा, हम जो बोलते वही करेंगे, हम जो हमने बोला वही सही है। इसमें ईगो के कारण समाज आप धीरे धीरे खिसकता चला गया। युवाओं के बीच में भी कोई नेतृत्व नहीं रहा। आज का समाज नेतृत्व खोज रहा है, नेतृत्व की कमी हो गई है। नेतृत्व करने वाले हजारों लोग पैदा हुए, और जिस जहाँ देखो वहाँ नेतृत्व स्वीकार कर नहीं रहा है समाज। सही नेतृत्व के अभाव में आज ये समाज की दुर्दशा हो रही है। और हम आज कहीं भी किसी भी जगह किसी भी राजनीतिक पार्टी में हम अपनी पकड़ बना के नहीं रख सकते। उसके बाद उस बीच राजनांदगांव में बहुजन समाज पार्टी भी आई। तो क्या बहुजन समाज पार्टी को आप कैसे देखते हैं और क्या उनकी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का लगाव, मैं जब यहाँ इंजीनियर साहू जो बीएसपी से रिटायर्ड हुए थे, वो मेरा ख्याल 20-25 साल पहले तो रिटायर्ड होके आए थे बड़े धूमधाम से। उस समय यहाँ पर वो लोकसभा के प्रत्याशी थे, खूब पैसा खर्च किए थे उस समय यहाँ। और मैं उस समय नया नया जुड़ा था, एक आस थी कि इस पार्टी में हमारे कोई भलाई हो सकती है, और प्रचार भी किया हमने। उस समय जिला अध्यक्ष आलोक बेलेकर थे, डॉक्टर आलोक बेलेकर, और डॉक्टर ये अपने एडवोकेट बंसोड़ जी, नरेंद्र बंसोड़, ये इन्होंने कमान संभाले थे। तो मेरे को औंधी इलाका दिए थे, तो मैं हफ्ता भर वहाँ रहा भी था। औंधी में? हाँ, औंधी में प्रचार भी किया था इंजीनियर साहब का, उनके लड़के से भी हमारा संपर्क हो चुका था। अच्छा। मैं वहाँ चुनाव प्रचार के बाद आया तो देखा मैं कि जिस तरफ या जिस ढंग से वो उम्मीदवार बन के यहाँ आए थे, उन्होंने अपना प्रचार किया, जिस लोगों को भी जिन्होंने भी उनको यानी जवाबदारी दी, उन्होंने अपनी जवाबदारी
ईमानदारी से उनके साथ नहीं निभाई। और वही अंतराल कुछ दिनों बाद हमारे बीपी मेश्राम सर के साथ भी वही हुआ। इतनी सारी मेहनत समाज में करने के बाद में जिसको हम जवाबदारी देते गए, उन्होंने अपनी जवाबदारी निभाया नहीं। उनके ऊपर एक आरोप भी लगा कि हाँ। वो पैसा वैसा लेके बैठ गया, ऐसा करके भी। नहीं, देखिए, पैसा लेके बैठने वाली बात तो बीपी मेश्राम सर के बारे में अगर ऐसे सोचना, यानी उसको तो 4 जन्म लेना पड़ेगा। जी। क्योंकि जितना करीब से बीपी सर को मैं जानता हूँ, उतने राजनांदगांव में बहुत कम जानते हो कि मैं पड़ोसी नहीं, एक परिवार का व्यक्ति हूँ मैं उनके। सारी फैमिली के साथ में मुझे तो मना भी कर दिया गया था परिवार के लोगों ने। घोड़ेसवार जी सर को समझा, ये काहे कि पैसा बर्बाद करते, मैं भी समझा, लेकिन उनको उस समय ललक थी लड़ने की कि हम कहीं आगे बढ़ जाएं, अच्छा हम कम से कम 10-12 हज़ार वोट ले ले। लेकिन लोगों ने 3 दिन पहले, हमारे ही लोगों ने ये अफवाह उड़ा दी कि बीपी मेश्राम सर बैठ गए। जहां बैठ गए, क्या बैठ गए? नहीं, हफ्ता भर पहले चुनाव के समय ये मैसेज आया था, बहन मायावती जी का मैसेज था, अखबार में हमने भी पढ़े थे। अच्छा। कि जहां पर जो उम्मीदवार जीतने लायक है वहां पर आप पूरी ताकत झोंक दो। जी। और जो उम्मीदवार जीतने लायक नहीं है उसको समान विचारधारा पार्टियों के साथ में अलायंस करा। ये आया। कुछ लोगों ने क्या कहा जाए, तो उस समय जो अध्यक्ष और प्रभारी थे, इन्हों को जब हमने खोजा 2 दिन बाद, तो इनका आता पता नहीं। जी। यहाँ का जिला अध्यक्ष कवर्धा में प्रचार कर रहा है कांग्रेस का, यहाँ के दूसरे प्रभारी है तो खैरागढ़ में देवव्रत का प्रचार कर रहे हैं, और रातों रात बोल दिए कि बीपी सर बैठ गए कांग्रेस के पक्ष में। और ये हमारे ही लोगों ने पलटी खाया, घर घर जाके उनका दुष्प्रचार किया। और उस समय उदय मुदलियार जी मात्र 40 वोटों से जीते। दुष्प्रचार नहीं होता तो उस समय लीलाराम भोजवानी आराम से जीतते रहते और विधानसभा अध्यक्ष रहते। लेकिन हमारे लोगों की पैसा लेकर के ये सब नाटक करते हैं और हमको बोलते कि भाई, और पब्लिक को बोलते जुड़ते नहीं, संगठन नहीं है। तो ऐसे पार्टी के साथ कौन जुड़ेगा? जो भुक्तभोगी है वो जानते हैं बसपा को भी। आज बसपा की स्थिति देख रहे हो सारे देश में। अभी तो हम लोग एक पार्षद की जमानत बचाने की स्थिति में नहीं है बहुजन समाज पार्टी। हमारी चर्चा में कन्हैयालाल खोगागरे जी भी हैं, इस परिचर्चा में दक्षिण कौशल के, वो भी इसमें सवाल जवाब करेंगे। अब हम जरा सा आगे जाते हैं। पूरे जो बौद्ध समाज का एक बौद्ध कल्याण समिति है जी, है ना, काफ़ी लंबे समय से। और लोग बोलते हैं जो उसका अध्यक्ष होता है वो उसकी जो रुतबा है विधायक की तरह होता है ना। और अभी हमारे अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, जीवनदीप समिति का सदस्य भी बनाया गया, आपको जानकारी होगी। तो अब जरा सा बौद्ध कल्याण समिति के बारे में हमें बताया। पिछले बार हमने बीपी मेश्राम जी से भी बातचीत की थी और आप उस वीडियो को देखे होंगे दक्षिण कौशल का। आपको अगर कुछ लगता है कि उसमें और कुछ जोड़ना है और क्या कुछ आप जानते हैं? देखिए, बौद्ध कल्याण समिति उद्गम होने का एक कारण है कि उसका मुख्य कारण रहा कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये 2 ग्रुप में बट गई। दोनों बोलते हैं मैं असली, मैं, वो बोलता है मैं असली हूँ, मैं तो दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा चालू हुआ। मतलब भारतीय बौद्ध भारतीय बौद्ध नहीं, बौद्ध कल्याण समिति नहीं, भारतीय बौद्ध महासभा 2 ग्रुप में बटी। मीराताई ग्रुप अलग और चंद्रगोधी पाटिल ग्रुप अलग। तो दोनों आपस में खींचातानी हुई। इनके बायलाज में जो भी समाज का पैसा है, बौद्ध विहार जो भी है बायलाज में ऐसा था उस समय, अभी पता नहीं अब क्या कुछ चेंजेस हुआ है नहीं, कि जो भी समिति हो, तो पैसा कौड़ी धन संपत्ति हो, भारतीय बौद्ध महासभा के अंतर्गत आएगी करके। तो राजनांदगांव में हम देखिए दोनों ग्रुप में बटे हुए हैं। भिलाई में एक बैठक हुई थी उस समय, डोंगरिया कोई थे, दिल्ली राजहरा में बैठक हुई थी, वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। वो बोले मैं अध्यक्ष हूँ, वो बोले मैं अध्यक्ष हूँ, कोई पद से खाली होना नहीं, सब 5-5, 6-6 साल से पद दबा के बैठे थे, नए अध्यक्ष का चुनाव होने नहीं देते थे। तो उस समय हमारे कुछ बुजुर्ग लोग यहाँ थे, उस समय बंसीलाल गढ़पायली जी थे, बीपी मेश्राम थे, मन्नूलाल जी मेश्राम थे, रामलाल भौतमांगे जी थे, मनीराम सुखदेवी जी थे। ये सब यहाँ बैठ के हम लोग कि इनके आपस में लड़ाई झगड़े की छोड़ो यार, अपन राजनांदगांव जिले की अपन बौद्ध कल्याण समिति एक अलग संस्थान बना लेते हैं, निकल जाते हैं। हम अपने गांव को पहले देखो, अपने घर के देखो, ये लड़ते झगड़ते रहते। ये उद्देश्य को लेके
ये नगर स्तर की नहीं बल्कि ये जिला स्तर की बौद्ध समिति कल्याण समिति है। बौद्ध कल्याण समिति जिला स्तर की है और इसका हेड ऑफिस तुलसीपुर बौद्ध विहार है। लेकिन लोगों ने अपने विचार से सुकड़ते इसको नगर तक ला दिया। जो भी अध्यक्ष चुन के आता है सिर्फ नगर तक सीमित रह जाता है, उसने उसका जिले के नगर के बाहर विकास किया नहीं इसने। और आज कर रही है बौद्ध कल्याण समिति है कि मेन है, और उसमें हम लोग जुड़े हैं। बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं राजनांदगांव में। ये अम्बेडकर जयंती मना जाता है, ऐतिहासिक आपका फूले जी की भी जयंती मनाई जाती है। उसके बीच में अभी 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहे राजनांदगांव उसके आसपास। एक तो 6 फरवरी को प्रज्ञागिरी में, और 7 नवंबर को हमारे आक्सी जोन में 2 बौद्ध सम्मेलन होते हैं। जो डोंगरगढ़ का है वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, और जो राजनांदगांव में होता है वो प्रदेश स्तर का सम्मेलन होता है। तो इन सम्मेलनों को आप बौद्ध जो समाज है उसके विकास में, बौद्ध धर्म के विकास में कैसे देखते हैं? ये देखिए, बातचीत हमारे बीच प्रज्ञागिरी का जो कार्यक्रम है, हम लोग उस समय उतने अंदर तक इन्वॉल्व नहीं थे प्रज्ञागिरी में जी। मैं नहीं था, जब साहब थे। जब तीसरा या चौथा साल था, जब उसके बाद में विनोद खांडेकर जी विधायक बन के आए वहाँ। और दोनों का आपसी ये किसी कारणवश उनका मन मोटा हुआ। तो पहले तो विनोद खांडेकर जी और भंते धम्म मानके जी एक साथ काम करते थे जी। बाकी अब उनका किस बात पर से उनका मन मोटा हुआ, कुछ लोग बोलते हैं कि विनोद खांडेकर जी को भंते जी ने जापान ले गए और वहाँ उनके पैसे की आय देखे, और विनोद खांडेकर जी को लगा कि हम इनके पास में नेतृत्व में क्यों करेंगे, वो भंते हैं, मैं तो विधायक हूँ, वो मैं इनसे बड़ा हूँ। तो ये दोनों अहम में एक तरह का विवाद शुरू हो गया। अब जब विवाद हुआ, इतना बड़ा विवाद कि एक बार 5 फरवरी की बात, आज से 10-12 साल पहले, भंते जी को देवरी में बॉर्डर पे रोक दिया गया था कि यहाँ अगर भंते मानके जी आते हैं तो बड़ा सामाजिक विघटन हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इसलिए इनको रोक दिया जाए। बीजेपी का शासन था, पुलिस ने उनको रोक दी। लेते देते वो बात हमारे कान तक पहुंची। खोबरागढ़े जी थे, मैं था और विवेक वासनी जी। हमने बोले कैसे करे, भंते जी को तो किसी की व्यक्तिगत संपत्ति तो है ही नहीं प्रज्ञागिरी, भंते जी को जाना थे, वो वहाँ के फाउंडर है जी। तो हमने उनकी मदद की है, यानी एक बोलना भी ठीक नहीं कि मदद किए वाली बात, एक हमने सहयोग किया कि हम तुरंत फोन लगाए वहां से डोंगरगांव लाने के लिए, डोंगर यहाँ लाने के लिए। और उनके निजी सलाहकार थे, हमारे अच्छे घनिष्ठ नेताजी थे लीलाराम भोजवानी जी। मैं फोन से बात किया, काका जी बात ऐसी ये आपके विधायक कैसे भाई समाज के हमारे बहुत भिक्षु को यहाँ आने से मना कर दिया जी। तो बोले नहीं, बोले कैसे नहीं हो सकता, संज्ञान में लिया। हाँ, कैसे नहीं आगा, आप अभी आइए बोले उनको लेके। तो विवेक वासनिक जी आप और ये भंते धम्म तब भी उस समय नया था, बिल्कुल मेरा ख्याल साल 6 महीना हुआ दीक्षा लिए थे। तो इनको लेके हम गए, विधानसभा सत्र चल रहा था। तो रात के 9 बजे डॉक्टर रमन सिंह जी से मुलाकात करवाया और उन्हें तुरंत आदेश दिया वहाँ यहाँ के एसडीएम को, कलेक्टर को, कि बौद्ध भिक्षु को आने तो इनको रोका नहीं जाए। तब से भंते जी वहाँ आ रहे, तो उनको तो पाबंदी लगा दिए थे। 7 नवंबर का कार्यक्रम होता है, उसके बारे में भी देखिए, ये तो हमारे यहाँ एक क्या कहा जाए यार आपके ट्यूब में बौद्ध भिक्षु बोलूं कि एक नेता बोलूं मैं तो उनको एक नेताजी के इसमें पहचान बना रहे अपनी। बौद्ध भिक्षु की वाणी और उनकी सील वगैरह जो है, जैसा भी उन्होंने अपने ढंग से सोचा कि क्यों न यहाँ पर मैं अपना एक कार्यक्रम करूं। एक उनकी एक संस्था बनी है मेहता संघ, भंते जी संघरत्न मानके जी का पहिया मेहता संघ है, उनके शिष्य है, छत्तीसगढ़ में आए और अपना मेहता संघ बनाए। और कौन अध्यक्ष है, कौन सचिव हो, कितने कार्यकारिणी में, ना हम उनको पूछना भी नहीं चाहते और वो बताना भी नहीं चाहता। वो अपने नेतृत्व में करते हैं, घूमते हैं, कुछ लोग घूमते हैं, युवा घूमते हैं, हमारे साथी भी घूमे। हमने कभी वो नहीं किया कि कौन आता है, कौन कहाँ जाता है, क्या उद्देश्य है उनका पीछे, वो वहाँ करते हैं। हर साल वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं गाँव वाले से, नहीं चाहते कि वो यहाँ हो जाए, फिर भी वहाँ हर साल होता है।
एक दो बार उनको वहाँ के सरपंच ने किडनैप भी कर लिया था, शायद हमको पता चलता है। लेकिन फिर वो हाथ पांव जोड़ के नेताओं को बोल के वहाँ फिर कार्यक्रम करते हो, क्या उसके पीछे उनकी क्या मंशा है वो तो भंती जी जान सकते हैं। भंती का मतलब सामाजिक धार्मिक मामला है, एक संवेदना है धर्म के प्रति, लोग जाते हैं, सब जाते हैं उसमें, सब काफी जाते बड़ी हैं। संख्या में लोग पहुंचते हैं। लोग जाते हैं, वो उनको चाहिए कि जितने लोग जाते हैं जो उनको सहयोग करते हैं उनको मान सम्मान देना उनके ऊपर निर्भर करता है, उनको देना चाहिए उन्होंने। अभी पूरे देश भर में माँ बोधि महाविहार को लेकर संघर्ष हो रहा है। जी पूरा आंदोलन दो भागों में बट गया है, एक आकाश लंबा और दूसरा विनयाचार्य के बीच में। आप इस पूरे आंदोलन को कैसे देखते हैं? छत्तीसगढ़ में भी 1 माह का आंदोलन चला और लगातार कुछ न कुछ आंदोलन हो रहे हैं, और इस सारे आंदोलनों के बीच आप जा रहे, उठ रहे, बैठ रहे और लगभग लगातार आप चर्चा भी कर रहे हैं। कैसे इस आंदोलन का आकलन करते हैं आप? देखिए, ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो एक राष्ट्रीय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है जी। मेरे विचारों से तो इसमें कोई ग्रुपबाजी नहीं होना चाहिए कि कान कहीं से भी पकड़ो, हाथ कहीं से भी ले जाओ, कान पे जाना चाहिए। मुख्य मुद्दा है महाबोधि महाविहार को मुक्त कराना उनके पंडे पुजारियों से। अब वहाँ बीच बीच में जो ईगो ये लेके पहुँच रहे हैं लोग, मेरा नाम आया चाहे मेरा नाम आए, तो उनकी सोच है अपनी अपनी। वो हम ये लोगों को ये कहना चाहते हैं कि इनके चक्कर में मत जाओ आप लोग। कौन कहाँ घूम रहा है, कौन कैसे मसाल ला रहा है, कौन क्या कर रहा है, आप वहाँ जाके राष्ट्रीय स्तर पे उनके समर्थन में मुद्दा उठाओ। अगर जो इस आंदोलन को जो चला रहे हैं हमारे कर्णधार, अभी देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। अभी वो क्या है, अभी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, महिला सशक्तिकरण, बुद्धिस्ट फोरम, ये इन्होंने अभी जो मामला अभी राजनांदगांव में जो ये हुआ है, इतना बड़ा कल का धरना प्रदर्शन हुआ, समापन भी हुआ है, तो उसमें सारी जनता का योगदान है, सहयोग है। अगर इस आंदोलन को भी अगर कोई बोले कि ये मेरे नेतृत्व में हुआ, मैंने ये किया, तो ये सिर्फ नेतृत्व अपने ऊपर लेने वाले लोग अभी उस गपलत में नहीं आए कि ये जो नेतृत्व है सब आम जनता के सहयोग से हुआ है और महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के उद्देश्य से हुआ है, न किसी खास व्यक्तिगत व्यक्ति के से, न बौद्ध महासभा के अकेले से, न बौद्ध कल्याण समिति के अकेले के नेतृत्व में। इस सबके सहयोग से एक मुद्दा बन के उठा है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपका भारतीय बौद्ध महासभा भी इससे जुड़ा हुआ है? हाँ, भारतीय बौद्ध महासभा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये आदेश था, चंद्रबोधि पाटिल जी इसमें जुड़े हुए हैं। और मैं देखा हूँ कि अनेक लोग 1 2 3 गुण और काम कर रहे हैं बोलते, लेकिन मैं अभी 2-4 महीने से देख रहा हूँ कि दूसरे ग्रुप वाले लोग, बौद्ध महासभा वाले, इसमें कुछ दिख नहीं रहे, सिर्फ चंद्रबोधि पाटिल जी के सिवा। चंद्रबोधि पाटिल अभी इन्वॉल्व है, वहाँ गए, 2-4 बार गए, कई कार्यक्रम में भी दिख रहे हैं, ऑल इंडिया इसमें भी क्या लगता है और आज भी मेरा ख्याल उड़ीसा में जी आज भी कार्यक्रम था उनका, और ये घूम रहे हैं। अच्छा, इनका होना क्या वाली बात, क्या परिणाम निकलेगा? परिणाम होने वाली कि हम लोग बाबा साहब क्यों नहीं आएंगे, हम संविधान पे भरोसा रखने वाले हैं। जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है उसका इंतजार करना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है भाई, उसका इंतजार करना चाहिए क्या होता है। अगर मान लो विरोध में जाता है तो ये फिर आंदोलन को और तेजी से बढ़ाया जा सकता है, और हम लोग अगर पहले से ही अगर ये सब आंदोलन करें तो हमारी शक्ति ह्रास हो जाएगी। क्यों था राजनांदगांव और आसपास हम देखते हैं कि जो हमारी सामाजिक हालत बहुत तंग है, उसके साथ जो राजनीतिक ताकत है वो भी सिमरते जा रहा है जी। और जो विहारों की स्थिति, लोग विहारों में नहीं जाते हैं। हम जो बोलते हैं कि विहार ज्ञान का केंद्र है, तो विहार ज्ञान का केंद्र नहीं बन रहा है। मतलब लोग जाते जरूर है वहाँ पर, त्रिशरण पंसिल होता है, तमाम चीज, लेकिन कैसे करें हम उसको, विहारों को ज्ञान के केंद्र में बदलने के लिए, सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए और राजनीति में जाने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए आप लोगों की, मतलब अनुभव के आधार पर? देखिए ना, आज के परिवेश में राजनीति भी एक समाज का अभिन्न अंग हो गया है जी। अगर हम समाज में ही समाज का ही काम करेंगे, धर्म का ही काम करेंगे, राजनीति पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे,
तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। आज का युवा पढ़ा लिखा है, काम नहीं है, पढ़े लिखे लोगों के साथ में रहे, अच्छे बड़े बड़े लोगों के साथ में पढ़े लिखे हैं, उनका परिवार, उनके रिश्तेदार कई विभिन्न राजनीतिक संगठनों में जुड़ा हुआ है, तो ये युवा भी जुड़ रहे हैं और कहीं अपना रोजी मजूरी का भी साधन देखते हैं। आया तो हर पार्टी में लोग जुड़े हुए हैं, मगर हमारी विडंबना ये है कि हम युवाओं को सही दिशा नहीं देते कि बेटा जा, तू कहीं भी जा, किसी भी पार्टी में जा, लेकिन समाज की भलाई का काम कर। देखिए, मेरे एक मित्र है बालाघाट में, वो राज्य मंत्री का दर्जे थे। उसको मैं एक बार पूछा था, यार तुम इतने साल हो गए तुम बीजेपी में हो, तो कोई हमारे समाज के लोग बीजेपी में है ही नहीं, तुम अकेले इतने साल से बीजेपी में जुड़े हुए। वो किरनापुर क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे, जनरल सीट से लड़े थे वो। उन्होंने मेरे को बाबा साहब का उदाहरण दिए थे कि बाबा साहब जब मंत्री बने, बोले तो किसी पार्टी के तो थे नहीं वो, उनकी योग्यता थी, कांग्रेस ने उनको ऑफर किया था। बाबा साहब ने सोचा कि मैं सत्ता के करीब जाऊं, सत्ता को अपनाऊं, कुछ पद को अपना कर उस पद में जाने के बाद अपने लोगों की भलाई के लिए कुछ काम कर सकता हूं, तो उसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे लोगों को बड़ी एलर्जी है, कांग्रेस में गया वो तलवे चाटने गया, बीजेपी में गया तो वो मनुवादी है, बसपा में गया तो 4 लोग ताली बजाएंगे, 96 लोग गायब रहते। तो युवा जाए तो कहाँ जाए? एक बड़ी आप संगठन दे रहे हैं। हाँ, अब धार्मिक संगठन में किसके ऊपर आप विश्वास करो? विश्वास मैंने अपनी 76-77 साल की उम्र में 96% बौद्ध भिक्षुओं को भ्रष्ट देखा हूं। क्षमा चाहूंगा इस आपके माध्यम से, अगर बौद्ध भिक्षु मेरे धर्म गुरु के बारे में बोल रहा हूं मैं। राजनांदगांव में 10 भिक्षुओं को हमने लाए, यहाँ वर्षावास करवाए रहे। यहाँ 1-2 बौद्ध भिक्षु, बड़े आनंद कौशल्यान जैसे भिक्षु आए, वो बौद्ध भिक्षु भदंत आनंद कौशल्यान की बात अलग थी, लेकिन उसको भी लोगों ने बदनाम किया, नाम के मारा नागपुर में, उसको भी लोगों ने नहीं छोड़ा। तो इन्हें छोटे मोटे बौद्ध भिक्षु, और ये बौद्ध भिक्षु आते नहीं, क्या सुनने जाएंगे? त्रिशरण पंचशील बेचारे अपने ये करते हैं। बिहार में जाएंगे भंते के भाषण सुनने, प्रवचन नहीं है भंते उनका आजकल, वर्षावास चल रहा है। हाँ, अभी वर्षावास में और प्रवचन क्या देख रहे हैं आप कि बहुत बिहारों में वर्षावास का आयोजन बिल्कुल चलते रहना चाहिए। ये तो हमें पहले के समय में भगवान बुद्ध के समय से चलते आया है कि पहले आवागमन के साधन नहीं थे। बरसात में नदी वो पहले हमने मानके जी से हाँ, चर्चा की थी इस संबंध में। जी। उन्होंने बहुत साफगोई के साथ कहा था कि जो वर्षावास नहीं करता भिक्षु, वो बहुत भिक्षु नहीं है। आप उन्हीं के शिष्यों सब क्यों आप भी उस चर्चा में थे? अब यहाँ तो वर्षावास क्या है, हमारा यहाँ वर्षावास, यहाँ हमने यहाँ इस बुद्ध विहार में भिक्षु को रखे हैं। वो बौद्ध भिक्षु बाहर चंदा वसूल करने जाता है, यहाँ से जगदलपुर तक कांकेर इधर जाता है, यहाँ कोई अगरबत्ती लगाने वाला नहीं है। एक अंतिम सवाल आपसे कि इतने सारे समस्याओं के साथ साथ मतलब धीरे धीरे जिस प्रकार से बामनवाद और बामनी जो सामाजिक ताना बाना फैल रहा है और जातिवाद भी तेजी के साथ फिर से एक नए रूप में उभर के आ रहा है, लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा। कई लोग बोल रहे हैं कि अगर हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो जो कुछ बाबा साहब के संविधान में हमें अधिकार मिले वो अधिकार भी नहीं मिलेगा। बहुत लंबा संघर्ष भी है राजनांदगांव में जाति प्रमाण पत्र को लेकर, और काफी लोग लड़े उसके लिए। कन्हैया खोबड़ागढ़ी जी हमारे बीच में है, लो रामटेके का भी नाम आता है, कई भाजपा के संगठन ने भी इस लड़ाई को लड़ा है, रविंद्र रामटेके वगैरह के आंदोलनों को भी मैंने देखा है। आप कैसे देखते जाति प्रमाण पत्र की समस्याओं के समाधान को? देखिए, जाति प्रमाण पत्र का जो मुद्दा है तो 1950 के बाध्यता वाला ये है, तो उस समय जो था उसके बाद में अभी बहुत उसमें कुछ इम्प्लीमेंट हुए हैं, कुछ धारा और कुछ इसको बदल दिया गया है। अभी हम लोग हर संडे को बीपीएल वार्ड में हम लोग जाते हैं, बुद्धिस्ट पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन। जी। वहाँ के नया संगठन, हाँ, नया नहीं, बुद्धिस्ट पेंशनर्स एसोसिएशन विगत 3 सालों से चल रहा है। और हम लोग हर महीने का 200-200 रुपये कलेक्शन करते हैं, वो पैसा जमा होता है तो कोई अच्छे काम में लगाते हैं। तो अभी हमारा सर्वे चल रहा है हर वार्ड में। कल हम बीड़ी कॉलोनी में गए थे, ये नवागांव बीड़ी कॉलोनी में, और पिछले हफ्ते में भी गए थे, तो वहाँ भी ये मुद्दा उठा था जाति प्रमाण। हाँ, जाति प्रमाण पत्र का,
तो कुछ बच्चों ने जाति प्रमाण पत्र बना लिए हैं, ओरिजिनल, कल दिखा जी। है, हमने उनकी कॉपी लिया कि बेटा ये आपने कैसे बनाए हो, किस आधार पे बना है, तो उसका हम लोग अवलोकन कर रहे हैं वो किस आधार पे बना है, और उससे हम लोग एसडीएम से बात करेंगे भाई ये कैसे बना, लीगल है कि नहीं। इलीगल बन चुका है, उनका स्थायी प्रमाण पत्र बना है, 2 लोगों का हमने कल ले भी लिए, आदरण डीपी लोनारी जी के पास में ये आपको मिल जाएगा। तो हम इसके ऊपर विस्तृत और लोगों को दिखाएंगे। अगले संडे को शंकरपुर में भी हमारी बैठक है, हम बच्चों को ये सब कर रहे हैं इसके ऊपर, कहाँ कहाँ हम समाज के लिए एक समाधान निकालेंगे, कैसा हो सकता है, इसके ऊपर हमारी अभी चर्चाएं चल रही है। और आशा है कि अच्छा ही, और जो गरीब बच्चे हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ फीस के कारण, किसी को 5,000 किसी को 10,000 की जरूरत है, कोई कोचिंग जाने के लिए असमर्थ है, वो भी 3-4 बच्चे आए, उनकी भी व्यवस्था की है। कल कोचिंग के हुआ है कि भैया हमारा सीनियर सिटीजन इनकी फीस भरेगा, आप हमारे बच्चों का एडमिशन दो। तो ये पहल अभी समाज में हमारी चल रही है और धीरे धीरे रंग लाएगा। अच्छे उद्देश्य रहेंगे तो सफलता मिलेगी। आप कुछ सवाल? हाँ, बड़े सवाल जी, हम लंबे समय से साथ है, मित्र हैं, साथ हैं, और साथ में साइकिलों से भी और कुछ पथ यात्रा भी समाज के लिए और आरपीआई के लिए किए हैं जी। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे नवयुवकों को जी किस तरह से एकजुट किया जा सकता है, और हमारे जो बड़े बड़े बुद्ध विहार यहाँ पर बने हैं जिनका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो उसका हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, ये आपसे। देखिए खोबरागढ़ जी, आप तो जानते हुए कि यहाँ के युवा को तो, युवा लोग मेरे को तो युवाओं के प्रेरणा स्रोत ही कहते हैं कई को जी। और मैं इतनी उम्र में भी युवाओं से ही ज़्यादा घुल मिल के रहता हूँ, और हम चाहते हैं कि हमारे कोई उत्तराधिकारी समाज में आए और काम करे। हम जब उनके बीच में जाते हैं तो हम अपना काम भूल जाते हैं कि बेटा ये आपको करना है। अब हम पोल पे चढ़ने की हमारी शक्ति नहीं रही, हम झंडा तोरण नहीं लगा सकते, ये सब काम आपको करना है। अगर उनके सामने हमने कहा कि तू कब कहता है, तेरे क्या अकल है, तेरा पिताजी कभी आया था क्या समाज में, तो ये सब मिसगाइड हो गया। तो युवा लोग इसमें नहीं जुड़ते। अरे भैया नहीं आए उनके साथ जाने दो, लेकिन अभी आगे तो आइए। हम अब उसके लायक नहीं रहे। अभी आप देखे होंगे वो 15 में अस्थि कलश आया था, सारे लोगों ने नहीं बोल दिए थे, नहीं हो सकता, ये नक्सलाइट इलाका है। हमने अकेले बोले नहीं, युवा साथ में हो, बोले हो, हम ला के बताए, लाने गए थे, नागपुर गए, बालाघाट तक अस्थि कलश लाने के लिए, और युवा ने करके दिखाया। आज जयंती कौन मना रहा है, युवा लोग ही तो जाते हैं सबसे ज्यादा। हम कहाँ जाते हैं, 2-4 घर में चंदा वसूल करने जाते हैं, बाकी थक जाते हैं, अरे यार आप ही जाओ भैया संभालो, वही लोग करते हैं। तो हमारा ये होता है कि हम बुजुर्ग के नाते उनको गाइड करें, उनकी गलती मत निकालो हमेशा, तूने ये किया, तूने वो किया, नहीं, उनको रहने दो, अपने ग्रुप में रहने दो, बांटो मत उनको। तो शुक्रिया दक्षिण कौशल से इस महत्वपूर्ण बात के लिए, और साथ में जो शामिल है कन्हैयालाल खोबरागढ़े जी, उनका भी शुक्रिया। और दोस्तों, और जो आप दक्षिण कौशल चैनल देख रहे हैं, अगर आपको ये साक्षात्कार या ये बिलाग लपेट पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह हम राजनांदगांव, उसके आसपास और पूरे छत्तीसगढ़ से जो शख्सियत है, जो समाज में सामाजिक कामों में, राजनीतिक कामों में, आर्थिक कामों में, शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है, उनका इसी तरह हम बिलाग लपेट चर्चा करेंगे और आप तक पहुंचाने का काम करेंगे।